फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो आप देखेंगे कि दो टर्म हमारे दिमाग में गूंजते हैं। एक तो रूल ऑफ लॉ, दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर, और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद जिसको कहते हैं। तो भारतीय संविधान में संविधानवाद रो रो में बसा हुआ है, उसकी आत्मा में बसा हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब ये नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडिया है जिससे रूल ऑफ लॉ डिराइव हुआ है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ा रूल ऑफ लॉ है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो क्या होता? तो क्या कंट्री का गवर्नेंस आज के टाइम में किसी लॉ से ना होकर के किसी डिक्टेटर से होता? इंग्लैंड में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो क्या वहां रूल ऑफ लॉ नहीं है? इसी कंटेक्स्ट में हम जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ एक इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, एक दिन में नहीं बना है। जैसे जैसे पॉलिटिक्स डेवलप हुई है, लॉ डेवलप हुआ है, सोसाइटी में अवेयरनेस डेवलप हुई है, ह्यूमन राइट को लेकर के थोड़ी अवेयरनेस आई है, उसी कंटेक्स्ट में धीरे धीरे करके रूल ऑफ लॉ भी डेवलप हुआ है। तो सेपरेशन ऑफ पावर और रूल ऑफ लॉ दोनों, सेपरेशन ऑफ पावर इज आल्सो द पार्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं डाइसी, लेकिन डाइसी के पहले आते हैं कोक। जस्टिस कोक थे ब्रिटेन में, और उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश पीरियड, टूडर पीरियड था, टूडर काल था, जमाना था, जो उन्होंने एज ए इंडिपेंडेंट जज उन्होंने प्रपोंड किया कि रूल ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल है उसका नाम उन्होंने दिया लॉ प्रिंसिपा डी लीगलाइट। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी, और इसी से रूल ऑफ लॉ डेवलप हुआ है। क्योंकि डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ का जो प्रपोजिशन था वो फ्रांस के कंपैरिजन में था। फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हुआ करती थी, उनके हिसाब से ये कोर्ट्स इंडिपेंडेंट नहीं होती थी। उनकी जो सोच हो भले ही गलत हो, लेकिन ये सोच थी, तो उसके कंट्राडिक्शन में, उसके पैरेलल में उन्होंने फिलॉसफी दिया रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कोर्ट। तो जब आप देखेंगे रूल ऑफ लॉ को तो इंडिपेंडेंट कोर्ट और राइट्स ऑफ द पीपुल को लेकर के ये उन्होंने ये जो अपनी हाइपोथेसिस थी वो प्रपोंड की थी। तो जस्टिस कोर्ट का कहना यह था कि किंग को ही शुड बी अंडर द गॉड और लॉ। तो थोड़ा सा ये अनसेकुलर था, तो कानून को उन्होंने ईश्वर के कानून से कंपैरिजन किया। लेकिन एक डेवलपमेंट ये हुआ, अच्छा डेवलपमेंट ये हुआ, उन्होंने कहा कि लॉ को किंग इज नॉट एब्सोल्यूट और ही इज बाउंड बाय, ही इज अंडर द सबऑर्डिनेट ऑफ गॉड और लॉ। इसका अर्थ हुआ कि राजा को भी लॉ को ओबे करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, मिडवल पीरियड में, जहां डिक्टेटरशिप था क्राउन का। एक केस आया था, डॉक्टर बोनहैम्स का केस था, जो नेशनल जस्टिस पे बेस्ड था। उसे उन्होंने कहा था कि किंग को भी ओबे करना चाहिए लॉ को। और इसके पहले आप देखेंगे अरिस्टोटल थे, प्लाटो थे। प्लाटो की रिपब्लिक में गार्जियन, ये फिलोसोफर किंग की कंसेप्शन डेवलप किया गया है। और इसके बाद उन्होंने, तो फिलोसोफर किंग का मतलब ही होता है एक ऐसा लर्नेड जो इंडिपेंडेंटली अपने पब्लिक के लिए सोच सके। फिर इसके बाद उनका जो डिसिप्लिन थे अरिस्टोटल ने भी ये कहा कि लॉ मस्ट रूल, मतलब लॉ को निकम्मा नहीं होना चाहिए, लॉ को किंग के अंडर नहीं होना चाहिए, लॉ को रूल करना चाहिए। ये नई बात थी। और अल्टीमेटली आते हैं ए बी डाइसी। डाइसी में अपनी किताब में लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया। लाइसी का जो पीरियड था वो महारानी विक्टोरिया का पीरियड था। वो पीरियड जब इंडिया को रिवॉल्यूशन हो रहा था इंडिया में, उस समय डाइसी ने कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा था कि ऑल आर इक्वल। ऑल आर इक्वल मतलब राजा भी किस
राजा जो चाहे वो नहीं कर सकता। जैसे आप देखिए मिडिल पीरियड में क्या होता था, जिसको चाहा उसको मंत्री बना दिया, जिसको चाहा उसको नौकर बना दिया, और नौकर का मतलब जिंदगी भर नौकर, मंत्री का मतलब नौकरी भर, जिंदगी भर नौकर। तो कोई इसको प्रिविलेज नहीं था लोगों के पास। तो एक मोनार्की थी, राजा होता था, राजा जो चाहे वो करता था, एक ऑटोक्रेटिक रूल होता था। और अगर किंग बहुत ज्यादा बिनिवोलेंट होता था, बहुत ज्यादा परमार्थी भी होता था, तो वो उसकी विल पर डिपेंड करता था, उसका एक राजा अच्छा है, उसका बेटा अच्छा होगा नहीं होगा। तो डाइसी ने कहा हमको सोसाइटी को इन सब चीजों से फ्री होना चाहिए, किंग कैसा भी हो, लेकिन लॉ ही सुप्रीम होता है। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ में डाइसी के 3 जो बेसिक प्रोपोजिशन है, पहला तो यह है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, या जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको व्हिम्सिकल नहीं होना चाहिए। उनके जजमेंट्स में, उनके एजुकेशन में जो डिस्कशन का यूज होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रिंसिपल्स होना चाहिए। वो प्रिंसिपल्स क्या है? वो प्रिंसिपल्स लॉ के हैं। बाद में इसे जस्टिस भी डेवलप हुआ। तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि किंग को या उसके सर्वेंट्स को ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, बल्कि लॉ को ओबे करना चाहिए और लॉ के हिसाब से उनको काम करना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल यह है कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, नन इज अबव द लॉ, चाहे वो किंग हो, क्राउन हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सर्वेंट हो, ऑर्डरली हो, सब एक जैसा जो कोर्ट में आएंगे सबके साथ बराबरी का ट्रीट होगा। जो लॉ है उस लॉ के हिसाब से उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, इसलिए नहीं आपका स्टेटस क्या है। तो दूसरा, पहला तो क्या है कि किंग को या उसके सर्वेंट्स को अपने डिस्क्रिप्शन को विजडम फुल्ली यूज करना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? नन इज अबव द लॉ, और कोर्ट में सबके सामने इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। तीसरा प्रिंसिपल यह है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं इंग्लैंड में, दे हैव बीन ग्रांटेड बाय द कोर्ट्स। तो इंडिया में इन्हीं 2 जो ऊपर वाले प्रिंसिपल हैं कि ऑफिसर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को अपने विजडम को अनफिल्टर्ड तरीके से, निरंकुश तरीके से यूज नहीं करना चाहिए, और दूसरा सब लोग बराबर हैं, इक्वल हैं, कोई भी आदमी लॉ के ऊपर नहीं है। ये 2 प्रिंसिपल हमने आर्टिकल 14 में डिराइव किया है, अभी देखेंगे चल करके। और तीसरा प्रिंसिपल कि जो राइट्स हैं लोगों के वो कोर्ट से आते हैं, ये इंडिया में अप्लाई नहीं करता, क्योंकि इंडिया में जो राइट्स आते हैं वो आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से और लॉ से, जो पार्लियामेंट बनाती है। तो ये 2 प्रिंसिपल, अब इन 2 प्रिंसिपल को जब एनालाइज करेंगे तो अभी आर्टिकल 14 जाने से पहले इसका क्या अर्थ होगा समझ ले। तो इसका पहला मतलब तो ये होता है कि किसी के पास प्रिविलेज नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम था, जैसे इंडिया में एक टाइम था, जमींदार होते थे, तालुकेदार होते थे, राय साहब होते थे, उनको कुछ प्रिविलेजेस होते थे, जनता को राइट नहीं थे जो उनको मिलते थे। तो ये बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी, जो हम 1950 के बाद जमींदारी एबोलिशन एक्ट पास किया, SC/ST एक्ट पास किया 1989 में, 1950 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट पास किया। सबको इक्वलिटी लाने की कोशिश हमने की, वो चाहे सोशल इक्वलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक इक्वलिटी हो, चाहे इक्वलिटी ऑफ स्टेटस हो। तो पहला प्रिंसिपल ये कह रहा है कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के पास या किसी के पास भी, चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उसके पास कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। लॉ में उसको उतना ही प्लेस मिलना चाहिए जितना कि एक ऑर्डिनरी आदमी को मिलता है। ये पहला प्रिंसिपल था। दूसरा प्रिंसिपल ये होता है कि जो लॉ को तोड़ेगा उसे कोर्ट पनिश करेगा। ये नहीं कर सकते हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। दूसरा प्रिंसिपल है कि कोर्ट के सामने सबका जो पनिशमेंट होगा, सबका जो कोर्ट सैंक्शन लगाएगी, सबको अकॉर्डिंग टू लॉ लगाएगी, अकॉर्डिंग टू स्टेटस नहीं लगाएगी। तो पहला इक्वलिटी ऑफ लॉ, दूसरा इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, और तीसरा है कि हर इंडिविजुअल को, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, जो लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और जो लॉ है, क्योंकि लॉ
उनका मानना था कि लॉ पार्लियामेंट बनाती है, इसलिए पार्लियामेंट कभी गलत लॉ नहीं बना सकती। तो ये तीन प्रिंसिपल जो डिराइव हो रहे हैं, अभी देखेंगे इंडिया में कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो इंडिया में अब जब हम आएंगे आर्टिकल 14 पर, तो आर्टिकल 14 पे दो प्रिंसिपल ले डाउन किए गए। पहला तो ये था कि इक्वलिटी ऑफ लॉ, हर आदमी कोर्ट में बराबर है, स्टेट शैल नॉट डिनाई द इक्वलिटी ऑफ लॉ, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। दूसरा है, इसका मतलब यह हुआ पहले प्रिंसिपल का कि जब कोई लॉ को ब्रीच करेगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे टीपीओ हो, वो चाहे मिनिस्टर हो, चाहे सर्वेंट हो, कोर्ट के सामने सबको बराबरी भी खड़ा होना पड़ेगा। जो लॉ का वायलेशन करेगा वही पनिशमेंट पाएगा, इसलिए पनिशमेंट में डिफरेंस नहीं होगा। कोई प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेगा कि वो खास कास्ट से संबंधित है या किसी कास्ट डिसेंट से जमींदार का बेटा है। उन्होंने कहा ये पहला प्रिंसिपल डिनायल का है। आर्टिकल 14 जो कहा गया है, पहला प्रिंसिपल ये है, स्टेट शैल नॉट डिनाई द इक्वलिटी। दूसरा क्या है, स्टेट का जो लायबिलिटी है वो केवल यही नहीं कि वो इक्वलिटी को डिनाई नहीं करेगी, बल्कि ये भी है कि इक्वलिटी को प्रोटेक्शन देगी। अब आर्टिकल 14 में कहा गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। हिंदुस्तान में हजारों कानून हैं, सबके लिए अलग अलग कानून बने हैं। महिलाओं के लिए अलग बना है, कुछ कॉमन है, कुछ SC/ST के लिए बना है। अब जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये महिलाओं के लिए बना हुआ है। डाउरी प्रोविजन एक्ट महिलाओं के लिए बना हुआ है। तो जिसके लिए जो लॉ बना हुआ है उसको प्रोटेक्शन स्टेट देगी, सरकार देगी, देना होगा। अब जैसे रिजर्वेशन ऑफ वीमेन है, रिजर्वेशन ऑफ SC/ST है, तो जो लॉ बना हुआ है उस लॉ का एडवांटेज, ये ड्यूटी सरकार की होती है, वो उसका एडवांटेज उसको दे जिसके लिए लॉ बना हुआ है। अब यही दूसरा प्रिंसिपल जो है, यही कंट्रोवर्शियल है, यही डूबियस हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस में इसी को उतारना होता है। पहला तो ठीक है, कोर्ट में जाएंगे आप तो जो लॉ, जिस लॉ को ब्रीच करेंगे उसी लॉ से आपको मिलेगा पनिशमेंट। तो ये हुआ एडजुडिकेटिव प्रिंसिपल, मतलब जब आप लफड़ा होगा, झगड़ा होगा तो कोर्ट में जाएंगे तो बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन जो दूसरा प्रिंसिपल ये स्टेट के लिए है, सरकार में है, ये सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात कर रहा है, और इसके ऊपर लायबिलिटी इंपोज होती है कि ये ह्यूमन राइट को प्रोटेक्शन दे स्टेट। ह्यूमन राइट मतलब चाहे फंडामेंटल राइट हो, चाहे नॉन फंडामेंटल राइट हो, जो जिसके लिए लॉ बना हुआ है उसको उसी लॉ के अकॉर्डिंगली स्टेट ट्रीट करे। लॉ ब्रीच हो ना हो, लेकिन लॉ को प्रोटेक्शन करना, लॉ के हिसाब से अपने नागरिकों को बराबर का अधिकार देना, ये स्टेट की मतलब गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। दो प्रिंसिपल हैं। तो दूसरा जो प्रिंसिपल है इसमें आता है, इसी में हम ले आते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन को, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है कि सबको बराबर ट्रीटमेंट मिले। सबको पहचानना मुश्किल होता है कि कौन डिजर्व करता ट्रीटमेंट लिए, कौन नहीं करता। तो इसीलिए हमारे जुडिशरी, देखिए मैक्सिमम पार्ट जो आर्टिकल 14 का वो डेवलप किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिस्टम तक, क्योंकि ये प्रिंसिपल बहुत छोटा है और आज जो रूल ऑफ लॉ का डेवलपमेंट ब्रिटेन में बहुत कम हुआ है, क्योंकि 19वीं सेंचुरी का प्रिंसिपल ये है। इंग्लैंड में पार्लियामेंट सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहां कोर्ट इतना इंडिपेंडेंट नहीं जितनी इंडिया में है। इंडियन कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ब्रिटिश कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं होती, क्योंकि वहां पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। पार्लियामेंट जो लॉ बना दिया वही फाइनल होता है। तो कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट तो कर सकती ब्रिटेन में, लेकिन उसको नलीफाई नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया और अमेरिका में कंपैरिजन टू ब्रिटेन कोर्ट्स की पावर ज्यादा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने की पावर है। अगर कोई लॉ ऐसा है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो कोर्ट डिसाइड करेगी ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, जो ब्रिटेन में नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ का जब एप्लीकेशन इंडिया में अप्लाई करते हैं तो रूल ऑफ लॉ का सिंपल मतलब नहीं लेते। रूल ऑफ का पहला मतलब होता है इंडिया में प्रिवेलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ नहीं प्रिवेल करेगा। न तो कोई धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या किसी की फिलॉसफी
नहीं प्रिवेल करेगी, बल्कि जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है एक उसी अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होगा। तो रूल ऑफ लॉ का पहला मतलब इंडिया में यह है। आप देखिए कभी कभी कंट्रोवर्सी होती है कि इस्लाम इंटरनेशनल है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही इस्लाम है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बाइबल है, कॉन्स्टिट्यूशन ही गीता है। जो लिखा गया वही राष्ट्रगान है, वही राष्ट्रगीत है, और जो कुछ कहा गया वही सारा प्रिंसिपल है। तो सारी की सारी चीजें ऑल इन वन है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पहला प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। अभी आप देखेंगे जब सेकुलरिज्म को आया, जिसका मतलब ये हुआ कि पहला प्रिंसिपल जब ले कॉन्स्टिट्यूशनल है तो कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी, लिबर्टी, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जो हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है, यह पहला मीनिंग रूल ऑफ लॉ की हम देने की कोशिश करते हैं। दूसरा इसका प्रिंसिपल यह है कि इंडियन लॉ को जो लॉ मेकिंग पावर है बेसिकली पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 13 क्लास 2 में जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी कहा गया है वो इट मस्ट नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। तो उसका दूसरा प्रिंसिपल यह है कि इंडिया में फंडामेंटल राइट्स को स्टेट वायलेट नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसके लिए सैंक्शन है आर्टिकल 32 में। तो जो आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट हमारा है वही ड्यूटी ऑफ द स्टेट है। आप इसका ये फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द स्टेट है। इसको यूं भी कर सकते हैं कि पार्ट 3 में स्टेट की फंडामेंटल ड्यूटी को मेंशन किया गया है, और जो हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट और ड्यूटी दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, करस्पॉन्डिंग है। बिना एक दूसरे को साथ में लिए दोनों में से कोई ड्यूटी राइट सर्वाइव नहीं करेगा। यही प्रिंसिपल ऑफ नॉन प्रिविलेज है, जिसको डाइसी ने कहा था कि ना तो कोई प्रिविलेज स्टेट किसी को देगा। फंडामेंटल राइट में ऑल द राइट्स आर इक्वली गिवन टू द ऑल द पर्संस वेदर दे आर सिटीजंस और सर्टेन राइट्स टू द इवन नॉन सिटीजंस। फिर इसके बाद इंटरप्रेट किया इसको हमने मेनका गांधी केस में कि स्टेट जो लॉ बनाएगी वो केवल लॉ ना हो, वो अभी आप देखिए आर्टिकल 21 में लिखा गया था नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो अब सुप्रीम कोर्ट कहता है मेनका गांधी केस में जो लॉ प्रोसीजर बनाएगी वो प्रोसीजर रीजनेबल हो। तो पहला प्रिंसिपल क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का, रूल ऑफ लॉ का। दूसरा प्रिंसिपल क्या होगा? रीजनेबिलिटी, क्योंकि हर लॉ में रीजनेबिलिटी होना चाहिए, हर जज को डिसाइड करते समय रीजनेबल होना चाहिए, हर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को रीजनेबल ग्राउंड देना चाहिए, होना चाहिए। और इसी रीजनेबिलिटी को आप देखिएगा आर्टिकल 14, 19 और 21 में एम्फसाइज किया गया है। 14 में जो क्लासिफिकेशन किया गया है, अगर कोई लॉ बनाती पार्लियामेंट तो वो लॉ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। इसको हमने आर्टिकल 15, 16 में स्पेसिफाई कर लिया गया है। केवल प्रिविलेज के बेसिस पर कि किसी आप रेस के हैं, किसी आप कास्ट के हैं, किसी रिलीजन के हैं, आपको प्रिविलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉ सबको बराबर ट्रीट करेगा। अगर कोई एक्सेप्शन देना होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद देगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रूल ऑफ लॉ। और एक तरह से कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही बड़ा रूल ऑफ लॉ है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी रूल ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ता है और प्रेज्यूम करना पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ने रूल ऑफ लॉ को फॉलो करके ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा काम करेगा। तो पहला प्रिंसिपल क्या रूल ऑफ लॉ का इंडिया में? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? इक्वलिटी ऑफ राइट्स एंड स्टेटस, जो फंडामेंटल राइट में दिया गया है और प्रीएम्बल में भी दिया गया है, इवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया गया है। आर्टिकल 38, 39, 40, 45, 46 बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, 6 साल तक के बच्चों तक को, और SC ST के अलावा OBC को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, प्रॉपर हेल्थ केयर मिलना चाहिए सबको। 38 में स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो कि सबको प्रॉपर्टी मिले, कुछ हाथों में सिमट के न रह जाए। ये सब प्रिंसिपल क्या है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस को प्रमोट करते हैं, और इस इक्वलिटी रूल ऑफ लॉ का पार्ट है। अब जो सुप्रीम कोर्ट की बात हम कर रहे हैं मेनका गांधी केस में, उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम वो ऑल आर द सेम। अगर किसी को इंडिपेंडेंट फ्रीडम है, इक्वलिटी नहीं तो फ्रीडम नहीं मिलेगी। फ्रीडम कैसे बिना इक्वलिटी के? अगर इक्वलिटी है, फ्रीडम नहीं है, तो इक्वलिटी कैसा?
और अगर आर्टिकल 21 में लिबर्टी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लिबर्टी लाइफ है, लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट ही है आर्टिकल 21। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नया डायमेंशन जोड़ा रूल ऑफ लॉ में। आर्टिकल 14, 19, 21 ऑल आर द स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस, मतलब ऑल आर वन। अगर आर्टिकल 21 में किसी को डिटेन करेंगे, किसी के राइट वायलेट करेंगे, तो आर्टिकल 19, जैसे मान लीजिए किसी को जाने से रोक दिए, किसी को अरेस्ट कर दिया, तो डिटेन तो आप आर्टिकल 22 में करेंगे 21 के वायलेशन पर। आर्टिकल 21, 22 जब पढ़ेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ेंगे, और जब 21 का 22 का पहला दूसरा क्लास पढ़ेंगे, उसमें आपको कुछ राइट्स दिए गए हैं डिटेन्यू के, या सीआरपीसी में जब आप अरेस्ट होंगे आर्टिकल 41 में देखेंगे तो अरेस्टेड पर्सन के राइट्स दिए गए हैं, 45, 46, 47, 50 तक दिए गए हैं। तो देयर आर सर्टेन राइट्स इवन टू द पर्संस हु हैव बीन अरेस्टेड, हु हैव बीन डिटेन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको डिटेन करते हैं 22 में 21 के ग्राउंड लेकर के, तो वो प्रोसीजर रीजनेबल होना चाहिए, अनफिटेड नहीं होना चाहिए। और जब रीजनेबिलिटी आ गई तो आर्टिकल 19 आ गया, क्योंकि आप किसी का मूवमेंट रोक रहे हैं, किसी को बोलने से रोक रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उस पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे वो भी रीजनेबल होना चाहिए। और अब जब वो आर्टिकल 19 में रीजनेबल हो, वही आर्टिकल 21 में वो प्रोसीजर रीजनेबल हो, आर्टिकल 14 में देयर शुड बी रीजनेबल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द एक्ट। तो अब ये तीन चीजें आर्टिकल 14, 19, 21 मेनका गांधी केस के पास, अब ये तीनों रूल ऑफ लॉ के पार्ट बन चुके हैं। अब तीसरा प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ का क्या है? तीसरा प्रिंसिपल इसका बनता है कि राइट टू रेमेडी, आर्टिकल 32। अब एक क्वेश्चन आया था जो इमरजेंसी में आया था 1975 में, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत का केस था, बहुत लीडिंग केस आपने पढ़ा होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत निगेटिव रोल प्ले किया था, जो सुप्रीम कोर्ट आज भी रिपेंड करता है, और जिसको जा करके अभी ये जो पुट्टस्वामी वाला केस आया था 2017 में, उसको करेक्ट किया गया है। इस केस में 1975 में कहा था कि अगर इमरजेंसी इंपोज्ड है और प्रेसिडेंट ने फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया है तो आर्टिकल 32 का ऑपरेशन नहीं हो सकता। मतलब अगर फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गया है तो 32 में आप कैसे जाएंगे? इवन 32 इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड है, 32 सस्पेंडेड है, तो आपको कोई रेमेडी कोर्ट से नहीं मिलेगी। लेकिन उसमें एक जज ऐसा भी था, एच.आर. खन्ना, इसने कहा कि आर्टिकल 32 से भी बड़ा एक आर्टिकल है, वो है आर्टिकल ऑफ रूल ऑफ लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और हमें प्रिज्यूम करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर रूल ऑफ लॉ लिखा नहीं गया है तभी रूल ऑफ लॉ से गवर्न होना चाहिए। और ये ह्यूमन राइट है, क्वेश्चन है कि कोई आदमी इमरजेंसी में डिटेन कर लिया, आपको 5 साल, 6 साल, 4 साल, आप देखिए उसमें मीसा लगा हुआ था, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें सरकार जब चाहे 1 साल तक लिए अंदर कर सकती थी, बिना कारण बताए आगे ही बढ़ा सकती थी। तो ये लॉ गलत था। अगर आज होता या मेनका गांधी का केस होता तो इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करता, और इसी प्रिंसिपल को मेनका गांधी केस में नल एंड वाइड डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली चीज तो यह है देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ह्यूमन राइट लिखा भी नहीं गया है तभी ह्यूमन राइट होता है। फंडामेंटल राइट कुछ हिडन राइट्स होते हैं, उनको भी इंपॉर्टेंस हमें देना पड़ता है। ये पहला प्रिंसिपल था मेनका गांधी का। दूसरा प्रिंसिपल था कि इसी प्रिंसिपल को आगे बढ़ा दो, उसने कहा आर्टिकल 14, 19, 21 ही मिल करके, तीनों आर्टिकल मिल करके एक फंडामेंटल राइट को या बेसिक राइट को या ह्यूमन राइट को एक कंप्लीट आर्क बनाते हैं, धनुष बनाते हैं। इसके बिना कोई फंडामेंटल राइट कंप्लीट नहीं हो सकता, और ये तीनों लाइफ लाइन ऑफ दी हमारे राइट्स हैं। ये तीसरा प्रिंसिपल था। फिर आप देखिए इसमें चौथा डायमेंशन क्या है। चौथा इसमें डायमेंशन रूल ऑफ लॉ का जोड़ा है आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस, और आर्टिकल 141 डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस रेशियो डिसेंडाई, कि अगर फंडामेंटल राइट में कोई चीज नहीं लिखा गया है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज नहीं मेंशन है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 141 में
कि उसे फॉर द टाइम बिंग वो डिक्लेरेशन कर सकती है, वो कोई गाइडलाइन ले डाउन कर सकती है। जब तक पार्लियामेंट लॉ न बनाए तब तक वो गाइडलाइन दैट शैल अमाउंट टू द लॉ। विशाखा केस में, विशाखा वर्सेस राजस्थान के केस में यही गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। और जितने पुलिस एनकाउंटर केसेस होते हैं, ये सिविल लिबर्टी वर्सेस ह्यूमन राइट्स वर्सेस स्टेट के जितने केसेस होते हैं, सब में कोई गाइडलाइन नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन ले डाउन करती है, फंडामेंटल राइट वो दिए गए हो चाहे न दिए गए हो। कभी कभी स्टेट उस पर लॉ बनाती भी है, कभी नहीं बनाती, कभी कुछ एक्सेप्शन लगा देती है। अब जैसे आप देखिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है इंद्रासानी केस के बाद, दैट इज पार्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ पार्लियामेंट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी भी ले डाउन करती है। उसको वही इंपॉर्टेंस होता है जो पार्लियामेंट्री लॉ का होता है। हां, पार्लियामेंट को पावर है कि उसे ओवररूल कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट इज ए बॉडी विच इज चूजन बाय द पब्लिक, इसीलिए इसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मगर रूल ऑफ लॉ को हमने काफी कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरैक्ट किया है। और आप देखिए चाइल्ड एजुकेशन, आप आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15(5) में, 15(6) में धीरे धीरे करके हम रिजर्वेशन के बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन पर्पस पार्लियामेंट का यही है कि जो हमारे लोअर इकोनॉमिकली सोशली जो पिछड़े लोग हैं सबको बेनिफिट मिले और सबको बराबरी पे लाया जा सके। तो ये आर्टिकल 15(5) में अशोक कुमार ठाकुर के केस में चैलेंज किया गया था इसको। और इसके बाद देखिए नागराज का केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है आर्टिकल 15(5). तो उस कोर्ट का इक्वल रोल होता है रूल ऑफ लॉ को डेवलप करने में, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। और भी जजमेंट्स हैं, डिटेल नहीं आते यहां पर, लेकिन रूल ऑफ लॉ में कोर्ट का भी रोल होता है। और आर्टिकल 142 में कोर्ट को हैज पावर टू गिव द कंप्लीट जस्टिस। अगर कोई मैटर कोर्ट में पेंडिंग है और कोर्ट को लगता है कि कुछ किए जाने की जरूरत है, जैसे मान लीजिए ये जो गुजरात का कांड था, लेडी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, शेख क्या नाम था उसका, एनीवे, तो उस केस को ट्रांसफर किया सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, क्योंकि गुजरात की जो माहौल थी, कंडीशन थी, उसका कहना यह था कि यहाँ इंडिपेंडेंस जजमेंट हो नहीं सकता, कोई गवाह, कोई विटनेस डर के मारे गवाही देने आएगा नहीं। तो ऐसे में कोर्ट की पावर भी होती है आर्टिकल 142 में कि वो केस को कहीं से ट्रांसफर कर सकता है या कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कंप्लीट जस्टिस मिले। फिर इसके बाद आप देखेंगे ये जो प्रिंसिपल ले डाउन हो रहे हैं, हम 12 फंडामेंटल राइट की बात नहीं करते। इंडिया में रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे प्रोविजन। अब पांचवा प्रिंसिपल क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, और इसके लिए और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने बनाया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। इसके लिए रेगुलर ट्राइब्यूनल बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल। फिर अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल इक्वलिटी के भी हैं, फ्रीडम के भी हैं, इंडिपेंडेंट के भी हैं, इंडिपेंडेंस भी है कि किसी आदमी को, कोई भी आदमी जिसको कोई ग्रीवांस हो, वो अनरेमेडीड न रहे। यही टॉर्ट का प्रिंसिपल है कि अगर लॉ है तो कोई रेमेडी जरूर होना चाहिए। अब इसका छठा प्रिंसिपल या पांचवा जो भी हो, अब देखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आर्टिकल 124 क्लास 2 में प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करेगा वो कंसल्टेशन करेगा सुप्रीम कोर्ट के जज का या अदर जजेस का। और अब तो और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमारी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 में कोलिजियम बना दिया। कोर्ट सरकार के हाथ से ही पावर छीन लिया। और इसके अलावा 1998 में इन रे प्रेसिडेंशियल जो एडवाइस थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही। सरकार ने चाहा था कि इस पर आप हमको एडवाइस करें कि जो कॉलेजियम बना था कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। आप देखिए कहीं नहीं लिखा गया कॉलेजियम के बारे में आर्टिकल 124(2) में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ के लिए जुडिशरी ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। और अगर जुडिशरी ऑफ इंडिपेंडेंस में प्रेसिडेंट एडवाइस करेगा तो प्रेसिडेंट मींस मिनिस्टर, मींस प्राइम मिनिस्टर। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, हम एडवाइस करेंगे। यहां पर एडवाइस कॉलेजियम से जा रही है, वो ठीक है, एक प्रोसीजर है, लेकिन यहां पर कॉलेजियम
का जो नाम भेजा जाता है वही अगर करता रिजेक्ट भी प्रेसिडेंट, उसका रीजन बताना पड़ता है। लेकिन दोबारा कॉलेजियम वही नाम भेजता है तो सुप्रीम कोर्ट को उसे ओबे करना पड़ता, फॉलो करना पड़ता है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये दो केसेस तो इंपॉर्टेंट है। साथ साथ देखिए 2017 में अभी सरकार एक बिल लेकर के आई थी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल। सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का वायलेशन है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट अपने आदमी को बैठाना चाहती है। डिटेल जाने की जरूरत नहीं, मगर हम ये बता रहे हैं आपको कि रूल ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां प्रिवेल करता है, किस तरीके से। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है आर्टिकल 32 में, 226 में, ये बहुत बड़ी पावर है जो रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्शन देती है। और इतना प्रोटेक्शन ब्रिटेन में भी नहीं है, इवन अमेरिका में भी नहीं है। इंडियन कोर्ट्स और सरकार का ग्रीवांस है कि जुडिशियल इज ओवर एक्टिंग, जुडिशियल एक्टिविज्म है। लेकिन आप देखेंगे अगर जुडिशरी न होती तो हमारे राइट्स कहां तक प्रोटेक्टेड होते। जो छठा प्रिंसिपल क्या है, जुडिशरी से रिलेटेड है, वो राइट टू प्रॉपर्टी है। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट में था। गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसे 31 को हटा करके 300A में ले आए। और 300A में ले आने के बाद भी अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बढ़ गई। और आप देखिए 331 में मुकदमेबाजी हो रही थी फंडामेंटल राइट के नाम पर, कंपनसेशन के नाम पर। लेकिन 300A में जिस साल 1978 में 44th अमेंडमेंट में लेकर के जब हम इसे आए, जब अलग किया फंडामेंटल राइट से, तो उसी समय उसी साल मेनका गांधी का केस आ चुका था। और मेनका गांधी का इंपैक्ट 300A में भी दिखाई पड़ने लगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप किसी की प्रॉपर्टी लेंगे तो आर्टिकल 14, 1921 को जरूर देखेंगे। आपका जो प्रॉपर्टी का एक्विजिशन होगा, रिक्विजिशन होगा, वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 21 के खिलाफ मतलब एक प्रोसीजर होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी लेते समय आपको देखना होगा जिसका खेत ले रहे हैं उसके जीवन कैसे चलेगा, खाएगा क्या वो, और इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हैं आप, बगल वाले क्यों नहीं ले रहे हैं। तो आर्टिकल 14, 1921 का प्रिंसिपल अब 300A में अप्लाई करने लगा। इसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। आज सरकारें जो जमीनें ले रही हैं, जो किसी की लैंड अगर लेती है ओनरशिप पे, सरकार मुआवजा 6 टाइम 7 टाइम देती है। तो जो काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाई या सरकार नहीं करना चाहती थी 70s में, 80s में, 90s में, वो काम अब मेनका गांधी केस ने कर दिया। अब आज के पीरियड में तो अब जो कंपेंसेशन मिलता है 31 में जो कंपेंसेशन का प्रोविजन था 2 में, उससे कहीं ज्यादा कंपेंसेशन अब मिल रहा, क्योंकि मेनका गांधी का केस अब हमारे आ चुका है। अब इसके बाद देखेंगे कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, 7वां 8वां पॉइंट जो भी होगा, तो इलेक्शन हमने बताया आपको। और इसके बाद देखेंगे जुडिशियल रिव्यू की पावर का जो एक्सटेंट है, वो ये कह रहा है कि फंडामेंटल राइट ही कोई राइट नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब सोशल राइट्स भी कोई राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट है कोई मतलब तब तक नहीं है जब तक सोसाइटी हमारी पूरी इगैलिटेरियन ना हो, पूरी सोसाइटी की इकोनॉमी अच्छी ना हो, उनके बाद अच्छे मकान ना हो, बिजली ना हो, पानी ना हो। तो आप देखेंगे कि केशवानंद भारती के केस इसमें हाल मार्क है, जो कहता है कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हार्मोनाइज करना चाहिए। तो दोनों की जो हार्मनी है, दैट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी केस में, केशवानंद भारती केस में कहा गया कि आप अमेंडमेंट तो कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप ले नहीं सकते। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है, दैट इज पार्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। वर्ड में कहीं नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने ये कॉन्सेप्ट जर्मनी से आया, आर्टिकल 1, 2 और 3 ऑफ द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अपने को इतना एम्पावर कर लिया, उसने पार्लियामेंट से कहा आर्टिकल 368 में आप चाहे जो अमेंड कर लें, इवन फंडामेंटल राइट अमेंड कर लें, लेकिन अमेंड करते समय देखें कि जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है वो आप न लेने पाए। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, समय समय पर डिसाइड होता है। अब तो आपको क्लियर हो गया कि जुडिशियल रिव्यू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म में लिखा ही गया है स्ट्रक्चर जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो ये रूल ऑफ लॉ के 7 डायमेंशन इंडिया में डेवलप हुए हैं, जो डाइसी के दिमाग में नहीं थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें ऐसे प्रोविजन भी ला रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ना हो। लेकिन
जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन 1948 और 1965 में जिसके हम पार्टी हैं उसमें है। तो इक्वल जो कोई आदमी ही शुड नॉट रिमेन अनरेमेडिड। और आप देखिए नेशनल जस्टिस का प्रिंसिपल जो डाइसी का इंसिडेंस है वो सुप्रीम कोर्ट ने इवन एग्जीक्यूटिव के लिए कंपल्सरी कर दिया है। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट सीम टू बी डन। जस्टिस शुड बी फेयर, जस्टिस मस्ट बी इम्पार्शियल, जस्टिस मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यह अब ये ट्रांसपेरेंसी का जो कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट ने इसे रूल ऑफ लॉ के बारे के कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट किया है। आप ये देखेंगे कि 7-8 डायमेंशन डाइसी के रूल ऑफ लॉ में हमने जोड़ दिया है, जो उससे कहीं ब्रॉडर है जो डाइसी ने कंटेम्पलेट किया था। ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, हमने रूल ऑफ लॉ पे जो बात की है, कंटेंट्स जो हमने बताया आपको, फीचर्स रूल ऑफ लॉ के, आज के टाइम में या शुरू से ही धीरे धीरे कुछ एक्सेप्शन डेवलप होने लगे, अपवाद। क्योंकि कोई भी रूल हो, कोई भी लॉ हो, कोई भी एक्ट हो, सेक्शन हो, उसमें या तो प्रोविजो होगा या एक्सेप्शन होगा। प्रोविजो होता है कंडीशनल या लिमिटेड एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन जब होता है तो प्रोविजन का पूरा पूरा एक्सेप्शन होता है। तो ऐसे ही शुरू से ही रूल ऑफ लॉ जब डेवलप किया गया तो आप देखेंगे कि कोई भी रूल या कोई भी प्रिंसिपल
जो प्रोपाउंड होता है तो उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन सोसाइटी में देखा जाता है, क्योंकि कोई भी लॉ या प्रिंसिपल वैक्यूम में एब्स्ट्रैक्ट में अप्लाई नहीं करता है। सिचुएशन होती है, सोसाइटी होती है, सोसाइटी का नेचर होता है, इकोनॉमी होती है, पॉलिटिक्स होती है। तो ऐसे ही रूल ऑफ लॉ की जो इक्वलिटी की डॉक्ट्रिन डेवलप कर दी डायसी ने, उसका पहला एक्सेप्शन तो था इससे क्राउन को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि क्राउन है, हेड ऑफ द स्टेट है, गार्जियन ऑफ द स्टेट है। तो अगर क्राउन को भी रूल ऑफ लॉ में इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए क्योंकि इंग्लैंड में किंग का जो प्रिंसिपल है, किंग नेवर डाइज, लॉन्ग लिव द किंग, किंग सबसे ऊपर है, किंग पार्लियामेंट से भी ऊपर है, ये फिलॉसफी है। और इसी फिलॉसफी को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 361 में डेवलप किया है, जिसमें प्रेसिडेंट को या गवर्नर को उसके पोस्ट के टेनोर होल्डिंग तक, जब तक वो पोस्ट होल्ड करता है तब तक किसी सिविल और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से लिमिट नहीं किया जा सकता। तो पहला एक्सेप्शन रूल ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 361। तो 361 में गवर्नर प्रेस के अलावा डिप्लोमेट्स भी आते हैं, इनवॉइस आते हैं, क्योंकि अगर उनको भी प्रोसिक्यूट करेंगे तो इंटरनेशनल इम्यूनिटी का प्रिंसिपल वायलेट होता है। कोई बाहरी आदमी अगर अपना भेजता है, दूध भेजता है, तो रिप्रेजेंट करता अपने सॉवरेन को, उसकी वही पोजीशन होती है, वही स्टेटस होती है जो सॉवरेन की होती है, जब तक उसकी पोजीशन विड्रॉ सॉवरेन न कर ले। तो पहला प्रिंसिपल है आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला एक्सेप्शन ये था। दूसरा एक्सेप्शन ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इवन इंग्लैंड में भी डिटेंशन का एक्सेप्शन लागू होता है सिकंदर वार से लेकर के, और इंडिया में तो आर्टिकल 22 क्लास 2 से लेकर के 7 तक के जो प्रोविजंस हैं खुद ही एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है। और जितने लॉज हैं, चाहे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं, मीसा है, पोटा है, टाडा है, या अभी अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट है, ये रूल ऑफ लॉ के एक्सेप्शंस हैं। तो अपेरेंटली दे आर वायलेटिंग द रूल ऑफ लॉ। आप देखेंगे कि इक्वलिटी कहां है। अगर एक एनिमी एलियन को या प्रिवेंटिव डिटेन्यू को आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, गिरफ्तार कर लिया है, उसको ग्राउंड नहीं बता रहे हैं, तो वायलेशन दिखता लगता है। लेकिन ये एक्सेप्शन किए गए हैं, इसके पीछे इंटेलिजिबल डिफरेंसिया है, रीजनेबल नेक्सस है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि सोसाइटी को अनार्की से बचाने के लिए जरूरी है कुछ एक्सेप्शन डेवलप किया जाए। जैसे देखेंगे सेक्शन 133 सीआरपीसी है, 153 ए आईपीसी, 153 आईपीसी है, 124 ए आईपीसी है। इसमें आप इक्वलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट इटसेल्फ इज इन डेंजर। या आर्टिकल 352 लागू जब होता है तब आप फंडामेंटल राइट को पोस्टपोन कर देते हैं, राष्ट्रपति कर देता है। 358 और 359 में ये इंसिडेंटल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए, क्योंकि जब स्टेट खुद डेंजर में हो तो स्टेट को सेल्फ डिफेंस करने का राइट होना चाहिए, और यही आर्टिकल 352, 355, 366 में भी दिया गया है। ऐसे पोजीशन में 352 जो अप्लाई करता है तो फंडामेंटल राइट पोस्टपोन हो जाते हैं, जो देखने से लगता है रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है, इक्वलिटी का वायलेशन है, लेकिन ये जरूरी है, एक्सेप्शन है, क्योंकि अदरवाइज स्टेट चलेगी नहीं। ये दूसरा एक्सेप्शन था। तीसरा एक्सेप्शन है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्योंकि पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग पावर है, डायसी कहता है कि पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ। ये प्रिंसिपल इंडिया में भी है, इंडिया में आर्टिकल 13 में भी यही है, पार्लियामेंट को पावर है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अपेरेंटली ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट करता है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की वायलेट करती है, और रूल ऑफ लॉ को वायलेट करती है। क्योंकि लेजिस्लेशन को अगर पार्लियामेंट ने डेलीगेट कर दिया, इसका मतलब पार्लियामेंट ने अपना हाथ काट करके एग्जीक्यूटिव को दे दिया, मिनिस्टर्स को दे दिया, जो अपेरेंटली देखने से लगता है कि रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है। लेकिन आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में 550 मेंबर्स एकदम अमेच्योर्स होते हैं, ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं, उनको लॉ मेकिंग पावर नहीं होती, लॉ मेकिंग की कोई जानकारी नहीं होती। तो जब तक एक्सपर्ट्स की मदद नहीं लेंगे, मिनिस्टर्स और मिनिस्टर के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स की हेल्प नहीं लेंगे, पावर डेलीगेट नहीं करेंगे, तब तक कंट्री चल नहीं पाएगा। लॉ में जब तक एक्सपर्टाइज न हो तब तक पार्लियामेंट उसे रखा ही नहीं जा सकता है। इसलिए जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, इंडिया में भी रूल ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं करता। अब तो कई जजमेंट आ चुके हैं। पहला केस में इन देरी लास्ट का आया था, जिसमें कहा था कि पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द लॉ फॉर सर्टेन पर्पसेस
अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये दूसरा एक्सेप्शन है, लेकिन जो एक्सेप्शन वैलिड है, ये भी क्लासिफिकेशन वैलिड है। चौथा एक्सेप्शन है करप्शन, जो पॉलिटिकल एक्सेप्शन है, जो पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि करप्शन वायलेट्स द रूल ऑफ लॉ। करप्शन से इक्वलिटी खत्म हो जाती है और एक आदमी अपना काम करा लेता पैसा दे करके, दूसरा नहीं करा पाता है। ये चौथा एक्सेप्शन इंडिया में है। पांचवा एक्सेप्शन है डिले जस्टिस। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं काफी डिलेड होती हैं और उनमें रिफॉर्म होना चाहिए माली मत कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर। उसे एक्सपर्टाइट होना चाहिए, जजेस को भी एक्टिव होना चाहिए। और आप देखेंगे कि 40-40 साल, 30-30 साल तक कोई केस, चाहे सिविल हो चाहे केस, जो पेंडिंग हो रहा है, दिस वायलेट्स द रूल ऑफ लॉ। जो प्रोसीडिंग्स हैं, कोर्ट फीस बहुत लंबी लंबी है, गरीब फीस नहीं दे पाता, तो अगर गरीब नहीं दे पाता, अमीर एक्सप्लॉइट करेगा, तो दोनों में अनइक्वालिटी हो गई। दिस वायलेट्स द रूल ऑफ लॉ। तो इतने एक्सेप्शंस, ये 5 मैंने बताया आपको एक्सेप्शंस, लगता है दे आर antithetical to the rule of law, but these exceptions are either created or self created, पैदा हो जा रहे हैं, जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हमारी जो सोसाइटी का नेचर है उसमें लेकर के, क्योंकि बहुत सारे इम्प्लीकेशंस सोशल नेचर के होते हैं, पॉलिटिकल नेचर के होते हैं, जिसे हमें अकोमोडेट करना होता है रूल ऑफ लॉ से। तो ये पूरा रूल ऑफ लॉ का चैप्टर कंप्लीट हुआ। और जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको इसका आंसर इसी तरह से देना है। थैंक यू।